नमस्कार दोस्तों। आज हम थोड़ा समय के लिए वात विकारों की बात करेंगे। तो इस पहले पार्ट में हम समझ लेते हैं ये वात क्या है, उससे क्या क्या बीमारियां होती है। वात यानी वायु, हवा, गैसेस कहेंगे जिसे। तो वात ये एक दोष है, जैसे कफ, पित्त और वात। तो ये वात जब नॉर्मल होता है, सामान्य होता है, शरीर में ठीक प्रमाण में होता है, तो हमारा दोस्त है। तो बहुत सी मदद करता है वो शरीर को। जितनी भी हलन चलन है शरीर में, उसके लिए वात जिम्मेदार है। शरीर से जो मल बाहर जाता है मूत्र बाहर जाता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर जाता है, बच्चे की डिलीवरी होती है, उन सब के लिए वात जिम्मेदार है। तो जो कुछ हलन चलन की क्रियाएं हैं उसके लिए ये वात जिम्मेदार है। तो जब वो नॉर्मल है तो हमारा दोस्त है, हमें मदद कर रहा है। जब ये किसी कारण से बढ़ जाता है शरीर में तो बहुत सी बीमारियां हो जाती है। उसमें से ऐसे कहा गया है कि सबसे ज़्यादा बीमारियां वात से होती हैं। और आज मैं देखता भी हूँ, जितने पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं, आधे से ज़्यादा पेशेंट को वात की ही बीमारी है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये वात क्या क्या बीमारियां करता है, कैसे करता है, उसके कारण क्या है और कैसे हम उससे छुटकारा पा लें। तो वात है, उसका स्वभाव देखो क्या है, सुखाता है, उसमें एक ड्राइनेस है। जैसे आप कपड़े डालते हैं सुखाने के लिए और सूख जाते हैं, तो हवा लगती है तो सूख जाती है। तो वात का स्वभाव है ड्राइनेस करता। वात में चंचलता है, स्थिर नहीं है, वो अस्थिर ही है, हमेशा घूमते ही रहता है यहाँ वहाँ। तो जैसे कहीं थोड़ी भी हलन चलन दिखी, थोड़े भी पत्ते हिल रहे हैं, तो हम समझ लेते हैं हवा आ गई। तो उसका स्वभाव ही हलन चलन का है। बहुत हल्का है, उसको वेट नहीं, बड़ा लाइट है, दिखता नहीं है, बड़ा सूक्ष्म है, हमें आँखों से दिखता नहीं है, हवा दिखती नहीं है हमें। तो ये वात का स्वभाव है और वही गुण शरीर में वो देता है। तो जैसे शरीर की कोई भी हलन चलन है तो वायु जिम्मेदार है। जैसे मैं यहाँ स्पर्श कर रहा हूँ और करते ही मुझे पता चला कि अरे यहाँ स्पर्श हो गया, तो वो जो मैसेज इतनी तीव्र गति से मेरे ब्रेन को पहुँचा, तो इसका जिम्मेदार भी वायु है। उसे स्पीड है, गति है। फिर जब वात नॉर्मल होता है तो बड़ा हल्का फीलिंग होता है शरीर में। वात हल्का है, वायु हल्का है, तो बड़ा हल्का लगता है, बड़ा फ्रेश लगता है, बड़ा तरोताज़ा लगता है जब वो नॉर्मल है। तो ऐसे वो हमें मदद कर रहा है। वात का और एक गुण है कि वो ठंडा है, स्वभाव में शीतल है, ठंडा है। जैसे ही थोड़ी हवा आती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, ठंडक मिलती है। अभी ये वात जब शरीर में बढ़ जाता है तो देखो क्या क्या करेगा, कितनी प्रॉब्लम्स निर्माण करता है वात। उसके पहले ये भी एक थोड़ा समझ लेते हैं कि जो बूढ़ापा है, जैसे लगभग 50 साल के बाद हम धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं, तो उस समय अपने आप स्वाभाविक रूप से वात शरीर में बढ़ जाता है। तो जैसे एक टहनी है, पेड़ की टहनी है, नई है, तो बड़ी फ्लेक्सिबल है, आराम से आप उसे मोड़ सकते हैं।
जब वो सूखती है, पुरानी हो जाती है, तो हार्ड हो जाती है। तो हार्ड होती है, इसका मतलब ही ऐसा है कि उसमें वायु गुण बढ़ जाता है, वात बढ़ जाता है, और वात बढ़ने से वो हार्ड हो जाती है, सूख जाती है। तो ऐसे ही बुढ़ापा है। तो बुढ़ापे में अपने आप शरीर सूखने लगता है, शरीर का वायु वात बढ़ने लगता है, और फिर सारी वात की बीमारियां उस समय ज़्यादा होती है, स्वाभाविकता। तो क्या क्या होगी वात की बीमारियां, क्या क्या होगी? तो जैसे ऊपर से शुरू करें तो डैंड्रफ है। तो डैंड्रफ यानी क्या है? जो हमारी सिर की त्वचा है वो सूख गई और सूख के अब निकल रही है, बट सुखाई किसने उसे? तो अगर शरीर का वायुवाद बढ़ गया तो वहाँ पहुँच गया, उसने सुखाने का काम शुरू किया, अब निकल रही है। तो मूल कारण है वात, वायु। फिर त्वचा है, हमारी त्वचा है तो सूख गई, ड्राई हो गई। तो जिसकी त्वचा बहुत ड्राई हो रही है, ड्राई पड़ रही है, सूखी है, तो हम ऐसे कह सकते हैं उसका वात बढ़ गया, उसका वायु बढ़ गया, उसी ने उसकी त्वचा को सुखा दिया। आजकल तो ऐसे होता है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी त्वचा बड़ी मुलायम होनी चाहिए, बड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। तो ऐसे देखते हैं हम कि बचपन में ही वो सूख गई, बचपन में ही वो त्वचा ड्राई हो गई। तो इसका मतलब हुआ कि बचपन में उनका वायुवाद बढ़ गया। तो देखो ये तो बड़ी कठिन समस्या हो गई। तो कितनी जल्दी उनको वात की बीमारियां हो जाएगी। तो स्किन ड्राई है। फिर जो ड्राई स्किन है वो टैन भी होती है, काली पड़ती है। तो जैसे आप धूप में गए और त्वचा आपकी काली पड़ रही है, कालापन आ रहा है, टैन हो रही है, तो इसका मतलब भी आपका वायु बढ़ गया। अगर त्वचा में अच्छा ऑयल है, लुब्रिकेशन है, तो ऐसी त्वचा काली नहीं पड़ती है। जो त्वचा ड्राई है वो अक्सर काली पड़ती है। तो वो भी एक डायग्नोसिस, हमारा एक लक्षण रहेगा, वात आपका बढ़ रहा है। बहुत लोगों को आजकल देखते हैं कि शरीर के अंदर की त्वचा तो अच्छी है, बट जहाँ धूप लग रही है हाथों पर, चेहरों पर, चेहरे पे, तो एकदम काला हो गया। एकदम डिफरेंस है दोनों कलर्स में। तो कालापन है वात। जैसे वो केला सूख जाता है और सूखने के बाद काला पड़ता है, तो सूख गया यानी उसका वात बढ़ गया और काला पड़ गया। तो काला पड़ना ये वात का, काला ये वात का रंग है। जैसे ही वात बढ़ेगा तो कालापन आपका बढ़ जाएगा, ब्लैकनेस बढ़ जाएगा। और क्या होगा? तो गला सूखेगा बार बार, उस व्यक्ति को बार बार प्यास लगेगी। तो सुखा रहा है, तो कौन सुखा रहा है? तो आपका वात बढ़ गया, वायु बढ़ गया, और अब गले को सुखा रहा है, आपको बार बार प्यास लग रही है। देखो सारा सुखाने के लक्षण है। आपका नाक भी सूख गया, तो जब नाक सूख जाता है तो चोक हो जाता है, ऐसे चोकिंग जैसे फीलिंग। सर्दी नहीं रहती उसमें, आता कुछ नहीं, लगता है कि सिर्फ चोक हो गया। फिर और क्या होगा? तो हमारे नाक के भीतर एक चिकनाहट होती है। तो जैसे हम सांस लेते हैं और कहीं पे धूल है, तो वो धूल जब आती है हवा के साथ तो वहीं चिपक जाती है, अंदर नहीं जाती है, वो चिकनाहट के कारण। जिसका वायु बढ़ गया ये सूख गया, वायु ने चिकनाहट निकाल दी, अब वो सारी धूल अंदर जाएगी और फिर हम उसे कहते हैं डस्ट एलर्जी। तो फिर शरीर क्या करता है? धूल अंदर गई है तो उसे निकालने के लिए फिर नाक से पानी बहेगा, आपको स्नीजिंग हो जाएगा। तो ये शरीर कर रहा है कि धूल को निकालना है बाहर, ऐसे। तो उसे ही हम कहते हैं एलर्जी, डस्ट की एलर्जी। किसी किसी को धुएं से भी प्रॉब्लम होगा,
कोई पुरानी चीज़ें है उससे भी प्रॉब्लम होगा। तो ये सारा वात का लक्षण है बढ़ने का कि उसने सुखा दिया। फिर आजकल ये बड़ी कंप्लेंट चल रही है कि आप आँखों के डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहता है ड्राई आइज़ है, सूखे है, आपके आइज़ में, आँखों में सूखापन आया है। तो फिर से देखो दोस्तों क्या है, कहीं भी सूखापन आ रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब बहुत आसान है कि वहाँ का वायु बढ़ गया, वहाँ का वात आपका बढ़ गया। फिर कभी कभी ना ऐसे आँख फड़फड़ाती है, कोई एक आँख एकदम फड़कने लगती है, तो हलन चलन ये वात का लक्षण है, वात बढ़ने का लक्षण है। तो फिर से समझो कि आपका वात बढ़ गया, कि आँख फड़फड़ाने लगी। या कहीं कहीं कोई स्नायु है, कोई मसल है, वो थिरकने लगती है, ऐसे ऐसे हिलने लगती है, तो वो भी वायु बढ़ने का ही लक्षण है। थोड़ा नीचे उतरते हैं तो पेट की तरफ आते हैं तो पेट फूला है, किसी किसी के हाथ पैर तो एकदम छोटे हैं और पेट ऐसे बाहर निकला है और बहुत टाइट है, जैसे कोई गुब्बारा है, तो गुब्बारे में हवा भरते हैं ना, तो गुब्बारा एकदम टाइट हो जाता है, उसे आप दबाएंगे ना तो दबेगा नहीं, बड़ा हार्ड हो गया। तो मैं देखता हूँ आजकल बहुत लोगों का पेट ऐसा है, ऐसे बाहर निकला है और एकदम हार्ड है, तो आप समझ लीजिए उसमें हवा भर गई। कुछ लोगों में तो सिर्फ हवा भरी है, दिखता है कि ऐसे पेट एकदम टाइट है, हवा भरी है। कुछ लोगों में कॉम्बिनेशन है कि फैट भी है, फैट्स भी है, और पेट भी ऐसे एकदम बड़ा सा बाहर निकला है। तो उसमें फैट तो है मगर हवा भी आ गई, इसलिए वो निकल गया बाहर। सिर्फ फैट है तो सॉफ्ट हो सकता है आप पेट, आप हमेशा ऐसे देखिए पेट दबा के, पेट ऐसे जब दबाएंगे और आराम से अंदर जा रहा है तो सॉफ्ट है, फिर हवा नहीं है अंदर, अंदर जा नहीं रहा है तो हवा उसमें भर गई, ये तो पक्का है, ये फूल गया। बहुत ताज्जुब होता है किसी किसी व्यक्ति को ना, सुबह तो ऐसे पेट एकदम फ्लैट है और शाम होते होते ऐसे बाहर निकल आया, तो उसे बड़ा आश्चर्य लगता है, अरे सुबह तो ऐसे था, शाम को ऐसे हो गया, तो हो क्या गया। तो जो फैट्स हैं हमारे, वो ऐसे एक आध दिन में बढ़ नहीं जाएंगे कि सुबह फैट कम थे, शाम को बढ़ गए, फिर से दूसरे दिन कम हो गए। तो कौन बढ़ गया, तो हवा घुस गई पेट में। कैसे घुसेगी वो हम बाद में देखते हैं, घुस गई, पेट बड़ा हो गया। तो ये जो ऐसा पेट है, ये हवा बढ़ने का लक्षण है, गैसेस है पेट में तो फूल गया, फिर बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। तो ऐसे फूल जाता है तो कभी कभी छाती पर भी प्रेशर आ जाता है उसका, ये पेट एकदम फूल गया तो छाती पे भी प्रेशर आ गया, बड़ा रेस्टलेसनेस आ गया, अस्वस्थता आ गई, अजीब सा लग रहा है। फिर कभी कभी उसी से वॉमिटिंग भी हो जाएगा कि वो इतना प्रेशर क्रिएट हो गया तो वॉमिट हो रहा है, और वॉमिट होने के बाद थोड़ा अच्छा लगेगा, ये प्रेशर थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। किसी किसी को सूखी खांसी है, खांसता है, बहुत बहुत खांसता है, थोड़ा सा निकले तो निकले बलगम, नहीं तो नहीं निकले, खांसे जा रहा है, तो इसे भी हम वात का ही एक लक्षण समझेंगे कि वात बढ़ गया शरीर में, उसने यहाँ सुखाना शुरू कर दिया, बड़ा इरिटेशन यहाँ आ गया और वो व्यक्ति खांसे जा रहा है, बलगम तो कुछ निकल नहीं रही है, तो सूखी खांसी है, गीली खांसी नहीं है। तो ये भी एक लक्षण। देखो कितनी लंबी लिस्ट है कि ये वात आपके शरीर में बढ़ेगा तो क्या क्या हो सकता है। फिर आपके नाखून है तो बड़े सूखे हो गए, तो बड़े ऐसे उस पर रेशाएँ आएगी, बड़े ब्रिटल हो जाएंगे, बड़े सूखे हैं, तो ये भी एक लक्षण आपको पता चलेगा। हाथों और पैरों की त्वचा भी सूखी गई है, ये भी लक्षण आ गया। फिर क्या होगा,
तो कभी कभी ना सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी। तो पेट ऐसे भरा है, फूला है, व्यक्ति निकला चलने के लिए तो बड़ा सांस उसकी चढ़ गई। तो हो क्या गया कि ये यहाँ छाती और पेट के बीच में एक एक पर्दा होता है जिसे डायफ्राम कहते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो वो नीचे आ जाता है और फेफड़ों में हवा भर जाती है, और जब छोड़ते हैं तो वो थोड़ा वो ऊपर आने लगता है, तो हवा निकलती है। ये सामान्यता होता है। अब जब यहाँ हवा का प्रेशर है, बहुत सारा प्रेशर है, नीचे से दबाव है, तो वो नीचे उतरता ही नहीं, बड़ी मुश्किल होती है उसे नीचे जाने के लिए। तो फेफड़ों में हवा भर ही नहीं सकते अच्छे से, तो सांस फूलती है। तो सांस फूलने तो बहुत लोग ऐसे कंप्लेंट करते हैं कि मैं चलता हूँ तो बड़ा सांस लगती है। किसी किसी तो रात को भी ना सांस उसकी एकदम मुश्किल हो जाती है, उसे सांस लेना, स्लीप एपनिया कहते हैं उसे। तो उसमें भी एक प्रकार में ऐसे दिखता है कि हवा आ गई पेट में, तो वो डायफ्राम नीचे नहीं आ रहा है, तो सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ आ रही। तो ये एक प्रकार की मुश्किल है सांस लेने में, जिसमें हवा भर गई पेट में और मुश्किल हो गई। तो ये भी आप कोई कोई व्यक्ति महसूस कर सकता है, अरे मुझ में ऐसा भी हो रहा है। फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, ये मलावरोध होगा। ये हवा क्या करेगी, जो अंदर आई है वो आपके मल को भी सुखाएगी। तो सुखाएगी तो वो मल बड़ा सख्त हो जाएगा, सख्त हो जाएगा तो फिर वो निकलना मुश्किल हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। आपका मल बड़ा हार्ड है, सख्त है, जैसे थोड़ा पथरीला हो गया। फिर दर्द भी होगा, कभी कभी काटेगा भी वो। ये काफ़ी मुश्किलें हो सकती है। मगर हुआ किसने किया, तो आपका गैस बढ़ गया, आपका वायु बढ़ गया। फिर पैरों में क्रैम्प्स आते हैं या हाथों में क्रैम्प आते हैं। तो क्रैम्प यानी फिर से वायु वहाँ का बढ़ गया। उसे एक्चुअली मराठी लैंग्वेज में वायु गोड़ा ऐसे ही कहते हैं कि वायु के कारण आया हुआ वो एक क्रैम्प है, तो वो भी वायु बढ़ने का लक्षण है। फिर आपके जो जॉइंट्स है, जैसे घुटने हैं, ये रिस्ट है, ये गर्दन है, वहाँ के सारे जो जॉइंट्स है उसमें जब हवा जाती है तो वहाँ आवाज़ें आने लगती है। उसे ही संधिवात कहते हैं ना। संधि यानी जॉइंट और वात यानी हवा, वायु, वो वहाँ पहुँच गया। तो ये वायु क्या करेगा, वहाँ का जो लुब्रिकेशन है उसे ड्राई कर देगा, सुखा देगा। तो जैसे ही लुब्रिकेशन कम हो रहा है तो वहाँ आवाज़ें आना शुरू हो गया, या फिर वहाँ स्टिफनेस आता है, अकड़ जाता है। जैसे ये घुटने में अकड़ गया, गर्दन अकड़ गई, आपके शोल्डर्स में अकड़न है, फ्रोज़न शोल्डर, ऐसे बहुत से बातें आपकी हो जाएगी। तो ये हवा क्या करेगी, ये जो आपके स्नायु है, मसल्स है, जो बड़े फ्लेक्सिबल है, उसे सुखा के हार्ड कर देगी। अब जो वो स्नायु हार्ड हो गए तो स्टिफ हो गया, हिल नहीं रहा है, अकड़ गया। हाँ, ये स्नायुओं में भी, आपके मसल्स में भी एक लुब्रिकेशन होता है, जिसके कारण वो फ्लेक्सिबल होते हैं, तो आसानी से मूवमेंट होता है। तो जैसे ही ये वायु बढ़ गया तो अकड़ गए, तो अब मूवमेंट, तो अकड़ना ये भी एक वायु बढ़ने का लक्षण है। यहाँ आवाज़ें भी आ रही है, घुटनों में या सारे जॉइंट्स में आवाज़ें आ रही है। फिर दर्द होगा। तो आयुर्वेद ने कहा ये दर्द जो है, कहीं भी हो दर्द, सिर दर्द है, पीठ में दर्द है, कहीं घुटनों में दर्द है, सारे शरीर में दर्द है, बदन टूट रहा है, आपके स्नायुओं में दर्द है, तो कहीं भी दर्द है, ये वायु बढ़ने का लक्षण कहा गया है। तो दर्द हो रहा है
तो आपको समझना चाहिए कि वहाँ का वायु उस समय आपका बढ़ गया। तो कितने दर्द होते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, हाँ, तो वायु आपका बढ़ रहा है। तो अनेक प्रकार के दर्द का कारण बहुत से बार ये वायु बढ़ना हो सकता है। और क्या होगा, तो अपने जैसे बाहर है वैसे भीतर है। तो बड़े बड़े चट्टान है पर्वतों के ऊपर, और उसको हवा लग रही है, वायु लग रही है, बार 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 लग रही है, तो धीरे धीरे घिसने लगते हैं। उसका ना वेयर एंड टेयर होता है, डीजनरेशन होता है। तो उसी प्रकार अगर हवा बड़ी है तो वो सारे हड्डियों को, जॉइंट्स को घिसाने का काम करेंगे, डीजनरेशन होगा, वेयर एंड टेयर होगी, और वो घिस जाएंगे। एक नई समस्या खड़ी हो गई। कहाँ से खड़ी हो गई, तो वायु बढ़ने से ही वो खड़ी हो गई। फिर आपने सुना होगा ऑस्टियोपोरोसिस होता है ना, तो हड्डियाँ घिस रही है, खोखली हो रही है। तो फिर से किसने काम किया, ये वायु बढ़ गया, उसने डिस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, डीजनरेशन शुरू कर दिया, और वो हड्डियाँ खोखली होने लगी। तो ये भी वायु से हो रहा है। देखो कितनी बड़ी और कितने गंभीर प्रकार की बीमारियां भी वायु से हो रही है। और गंभीर है कि ये पैरालिसिस का अटैक आता है ना, तो इसमें भी आयुर्वेद कह रहा है कि अचानक से वायु बढ़ जाता है, और जैसे एक तूफान आ गया, तो ऐसे वायु अचानक से बढ़ गया, उसने झटका दिया, ब्रेन की आर्टरी आपकी फूट गई, और एक पैरालिसिस का अटैक आ गया आपको, पक्षघात कहते हैं उसे। और अगर आप गांव में जाओगे तो गांव वाले लोग कहते हैं कि शरीर से हवा गई उसके, अंगावरून वार गेलं, ऐसे वो कहते हैं मराठी में। तो फिर से वायु ही अचानक से बढ़ गया। तो जैसे बाहर है, कोई सुनामी आती है, अचानक से वायु बहुत बहने लगती है, सारा तहस नहस करके चली जाती है। तो उसी प्रकार ये वायु का अटैक आ गया, पैरालिसिस का अटैक आ गया। अर्धांगवात कहते हैं इसे, अर्धांग वायु कहते हैं। फिर आपने अल्जाइमर सुना होगा, उसमें क्या होता है, ब्रेन हमारा छोटा होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। तो ये जो ब्रेन का सूखना है, सिकुड़ना है, ये भी वायु ही करेगा ना, और कौन करेगा। जो वायु बढ़ गया है शरीर में, अब ब्रेन में पहुंच गया, उसे सुखा रहा है, डिस्ट्रक्ट कर रहा है। तो इसीलिए आजकल ये हम सुनते हैं कि ये यूएस में ये खोबरे का तेल पीने लगे हैं। ये जब अल्जाइमर होता है तो खोबरे का, कोकोनट का ऑयल पीते हैं और उन्हें ठीक लगने लगा। तो सही ही कर रहे हैं। आगे जाके हम वात की ट्रीटमेंट समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सही ही कर रहे हैं। आपने ये शब्द सुना होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि आपका डीजनरेशन हो रहा है, आपकी घिस रहा है, शरीर घिस रहा है, आपका वेयर एंड टेयर हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और वो कौन जिम्मेदार है ऑक्सीडेशन के लिए, तो ये वायु ही जिम्मेदार है, वात ही जिम्मेदार है। देखो कितनी बीमारियां वात से, वायु से रिलेटेड है। ये जो प्रेशर बढ़ता है ब्लड का, तो उसका भी एक बड़ा कारण पेशेंट्स में हमें दिखता है कि उसका वायु बढ़ गया। देखो पहले तो ये जो ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, वो तो ब्लड प्रेशर बढ़ता था बुढ़ापे में, 50 के बाद, 60s में, 70s में ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है। तो उस समय जैसे मैंने पहले बात की थी, कौन बढ़ रहा था उस समय शरीर में, तो वात बढ़ रहा था, और उसी से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। होता क्या है, जैसे ही ये वायु बढ़ता है, उसका स्वभाव देखो, हमने क्या कहा, सुखाता है, ड्राई करता है। तो जैसे वायु बढ़ेगा तो ये जो हमारी आर्टरीज़ है, जो रक्त वाहिनी है,
तो वो उसका काम ऐसे चलता है कि वो इलास्टिक रहती है, कम ज़्यादा होती है। तो जैसे ही यहाँ से ब्लड का प्रेशर आ गया, ब्लड का फ्लो आ गया तो बढ़ गई और फिर से छोटी हो गई। तो ये चलते रहता है उनमें। तो जैसे ही वायु बढ़ेगा तो वो स्टिफ हो जाती है, वायु के कारण उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। और फिर जब ब्लड का फ्लो आता है, अब ये स्टिफ हुई है तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस के कारण प्रेशर बढ़ गया, दबाव बढ़ गया। तो आप गूगल पे जाएंगे तो एक रिसर्च हुआ है, एक डॉक्टर शंकरन करके हैं, मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर है, उन्होंने किया है कि ब्लड प्रेशर और सेसमी ऑयल, तिल का तेल, तो आप ज़रूर देखिए वो रिसर्च। तो उसमें उन्होंने पेशेंट्स को काफ़ी सारा तेल पिलाया और उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया। तो आगे जाके ये भी हम थोड़ा विस्तार से समझ लेंगे कि हुआ क्या। तो ऐसे दिखता है अब जो ये फास्ट लाइफ हुआ है तो वात बहुत जल्दी बढ़ने लगा है। पहले तो बढ़ता था 60s में 70s में, अब 30-40s में भी ये गैस हमारा बढ़ गया, वात बढ़ गया, और फिर ये ब्लड प्रेशर भी बहुत जल्दी आने लगा। तो ऐसे लगता है कि ब्लड प्रेशर का एक बड़ा कारण वायु भी है। तो इतनी सारी कंप्लेंट्स वायु करेगा, और भी कुछ है तो मैं जैसे याद आता है आपको बता दूंगा। तो समझिए कि अगर ऐसा कुछ आपको हो रहा है, ये इसमें सारे लक्षण नहीं, इसमें से कुछ एक आपको दिख रहे हैं, तो ज़रूर है कि आपका वायु बढ़ गया है। अब मैं तो एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, और हमारे शास्त्र में ये वायु, ये संकल्पना है ही नहीं, और है तो उसे बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता कि हाँ चलो गैस हुआ है, कुछ गैस की टैबलेट ले लो, इतने तक ही वो सीमित है। आयुर्वेद में जैसे ही वायु बढ़ा तो इतने सारी बातें हो गई, ऐसे उसे कनेक्ट किया है। और मैं देखता भी हूँ पेशेंट्स में कि एक ही पेशेंट आता है, अलग अलग ये वायु बढ़ने की कंप्लेंट्स लेके आता है, जैसे ड्राइनेस है, ब्लैकनेस है, डैंड्रफ है, गैसेस है, कॉन्स्टिपेशन है, हड्डियों में दर्द है, ऐसे बहुत से क्रैम्प्स आ रहे हैं, ऐसे बहुत से कंप्लेंट लेके आता है। और मैं सिर्फ वात की उनकी ट्रीटमेंट करता हूँ तो सारे ही कंप्लेंट उनके शांत हो जाते हैं। तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगता है कि कितनी बड़ी ताकत है कि बस इतना सा करो और इतने सारे लक्षण आपके कम हो रहे हैं। ये वायु देखो क्या क्या कर रहा है, और ये संकल्पना ही नहीं है। एलोपैथी के शास्त्र में ये जोड़ ही नहीं सकते हम बात कि वायु बढ़ा और ऐसे ऐसे हो गया। और बहुत देखो ना, ये सारा जो डिस्ट्रक्शन है वो वायु से हो गया है कि आपका स्पाइन है, उसमें जो हड्डियां हैं वो भी घिस रही है, ये आपके बाल झड़ रहे हैं, कितनी कितनी बातें हैं वायु से लेके। ये महिलाओं को जो मेंस्ट्रुएशन होता है हर महीने, तो जिसका वात ज़्यादा है, वायु बढ़ा है ना उसका, तो उसको बड़ी पेन हो जाएगी, उसके पहले बहुत ज़्यादा उसको पेन हो जाएगी। ये भी थोड़ा जान सकते हैं हम कि किसी किसी का एबॉर्शन हो रहा है बार बार, तो उसमें भी ये वायु बढ़ने का एक रोल आता है। जब ये बातें, मुझे तो बहुत बार ऐसे लगता है कि ये जो मेरे सारे दोस्त हैं जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, ये अगर ये आयुर्वेद के इस संकल्पना को समझ सके तो उन्हें, उनके रुग्णों को बहुत अच्छे से वो ठीक कर पाएंगे। बहुत से जो कारण समझ में नहीं आ रहे हैं वो समझ में आने लगेंगे, और उसका रुग्णा के लिए बहुत लाभ होगा। तो मुझे लगता है कि ये सबने ये आयुर्वेद सीखना चाहिए। ये जो सारे मॉडर्न मेडिसिन्स के डॉक्टर्स हैं, खुली आंखों से सीखना चाहिए, खुले मन से सीखना चाहिए, ऐसे कुछ मन में नहीं रखना चाहिए ये आयुर्वेद है और ये हमारा शास्त्र है।
तो ज़रूर सीखना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे का शास्त्र सीखना चाहिए, तो आखिर में रुग्णों को ही लाभ होने वाला है, पेशेंट्स को ही लाभ होने वाला है। तो ये सारे दर्द है, हेडेक्स है। फिर कानों में आवाज़ें आती है किसी के, ये कानों की सुनने की शक्ति कम होती है, ये भी वायु बढ़ने का ही एक लक्षण है। देखो ना, अक्सर ये बुढ़ापे में होता है, ये सुनने की शक्ति कम होने लगती है, बुढ़ापे में होता है, और बुढ़ापे में स्वाभाविक रूप से वायु बढ़ रहा है। नींद नहीं आना, शांत नींद नहीं आना, ये भी वायु बढ़ने का ही एक लक्षण है। वायु का स्वभाव ही अस्थिरता है, ऐसा ही है वो। तो जब बढ़ता है किसी कारण से, तो कैसे शांत नींद आएगी? नहीं आ पाएगी शांत नींद। तो शांत नींद नहीं आ रही है, तो ये समझ लीजिए कि एक कारण हो सकता है कि आपका वायु बढ़ गया। वही होता है शायद बुढ़ापे में, जैसे वायु बढ़ने लगता है तो नींद अपने आप कम होने लगती है। फिर और एक लक्षण है, जैसे हाथ आपका कांप रहा है, कंपवात कहते हैं उसे, कांपना है, तो अस्थिरता है, तो कौन बढ़ गया फिर से? तो फिर से वायु बढ़ गया। पार्किंसंस कहते हैं ना, जिसे कि उसमें कांप रहा है आपका हाथ, तो वो भी वायु बढ़ने का एक लक्षण है। तो इतने सारे लक्षण हैं, तो आप में कुछ भी इसमें महसूस होने लक्षण, तो आपको अब ये समझ में आना चाहिए कि अरे भाई मेरा वायु बढ़ रहा है। कितने लक्षण हैं, तो आपको ये बार बार सुनना है, जो मैंने सारा कहा है वो आपको बार बार सुनना है, बार बार देखना है, तो आप समझ पाओगे कि अरे देख भाई मेरा ये वायु बढ़ रहा है। तो एक बार ये समझ में आ गया कि आपका वायु बढ़ रहा है, तो फिर उस और क्या क्या हो सकता है वायु बढ़ने से, तो वो अगर आप समझेंगे तो और आपका डायग्नोसिस पक्का हो जाएगा। तो कभी ये भूख में क्या होगा, वायु जब बढ़ता है ना, तो कभी लगेगी अच्छी भूख, कभी नहीं लगेगी। जब पेट ऐसे आपका एकदम टाइट हो गया, वायु से भर गया, तो उस समय जगह ही नहीं है पेट में, तो आपको भूख नहीं लगेगी। वायु आपका बहुत बढ़ गया, किसी दिन लगेगी, किसी दिन नहीं लगेगी। प्यास का क्या होगा, तो बड़ी प्यास लगेगी, सूख रहा है तो बार बार पानी पी रहे हैं, फिर से पानी पी रहे हैं, फिर से पानी पी रहे हैं। और जब थोड़ा वायु बढ़ता है ना, तो वायु का स्वभाव ठंडा है, तो आपको थोड़ा गर्म पानी ठीक लगेगा, थोड़ा वार्म वाटर। एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आपको सूट नहीं करेगा, अच्छा नहीं लगेगा। जिसका वायु बढ़ता है ना, उसे ये बड़ी तेज़ हवा भी नहीं अच्छी लगती। पंखे की हवा, वो बैठा है पंखे के नीचे, बड़ा अस्वस्थ हो जाता है कि वो अंदर भी हवा बड़ी है, बाहर से भी हवा आ रही है, तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। या बहुत एसी है, तो एसी की जो हवा है ना, वो सूखी है और ठंडी है। और ये जो वायु जिसका बढ़ा है, उसमें भी सूखापन बढ़ा है और ठंडक बढ़ी है, तो उसे भी वो एसी अच्छा नहीं लगता। एक कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि जिसका वायु भी बढ़ा है और थोड़ी गर्मी भी बढ़ी है, वात भी बढ़ा है, पित्त भी बढ़ा है, तो उसे फिर थोड़ी ठंडी हवा अच्छी लगती है। जिसका सिर्फ वायु बढ़ा है, उसे तो ठंडी हवा कभी अच्छी नहीं लगती, उसे गर्माहट ही, गरम गरम पानी से ही स्नान करेगा, उसे बड़ा अच्छा लगता है गरम पानी से स्नान करना। गरम गरम ही चाय पिएगा, उसे बड़ा अच्छा लगेगा गरम गरम चाय पीना। तो ये सारी बातें शरीर आपसे कर रहा है कि अरे मेरा वायु बढ़ रहा है, तो आपके समझ में आनी चाहिए ये बातें कि अरे देख ये ऐसा मुझे हो रहा है, तो मेरा वायु बढ़ रहा है। फिर और क्या आपके समझ में आएगा, तो जब वायु बढ़ता है शरीर में, तो शरीर को तो पहले पता चला आपको तो शायद बाद में पता चले, या आपके समझ में भी नहीं आया कि आपका वायु बढ़ा। शरीर को तो पता चला, तो शरीर की जो ज़रूरतें हैं, डिमांड है, देखो शरीर इतना होशियार है आपका, उसमें एक बैलेंसिंग का स्वभाव है।
अपने आप बैलेंस करना शुरू कर देता है। तो जैसे यहाँ वायु बढ़ने लगा, उसने आपको बोलना शुरू किया, अरे मेरा ड्राइनेस बढ़ रहा है, सूख रहा हूँ मैं, ठंडक बढ़ रही है, तो मुझे सारा कुछ गरम गरम दे दो, मुझे सारा चिकनाहट दे दो, चिकना चिकना दे दो, ऑयली दे दो। सूख रहा है ना, तो ऑयल की इच्छा आएगी, तो उसे सारे ऑयली पदार्थ अपने आप ज़्यादा अच्छे लगेंगे। पापड़ है फ्राइड, कोई अचार है, कोई पकोड़े है, उसे फ्राइड राइस है, पूरी है। तो जो कुछ तेल वाला है और जिस सब्जी में ज़्यादा तेल डला है, वो सारा अपने आप उसे अच्छा लगेगा ज़रूर, उसकी एक क्रेविंग आने लगेगी। तो हमें समझना चाहिए कि सूखा है और शरीर को चिकनाहट चाहिए। कुछ एक जगह है सूख गई है और आपने वहाँ पानी लगा के रखा उसे गीला करने के लिए, तो थोड़ी हवा आ गई, धूप आ गई, तो पानी आपका निकल गया, आपको फिर से पानी लगाना पड़ेगा। बार बार सूखेगा, बार बार पानी लगाएं। तो ज़रा सोच के देखिए, इसकी जगह अगर आपने ऑयल लगाया या घी लगा के रखा तो बहुत समय जाएगा, बहुत समय टिकेगा। तो इसी प्रकार जब शरीर में वायु बढ़ा है, सूखापन बढ़ा है, तो नेचुरली आपको ऑयल ज़्यादा खाने की इच्छा होगी, और वो भी एक लक्षण है कि आपका वायु बढ़ गया है, शरीर मांग रहा है। फिर 3 ऐसे स्वाद है, जैसे मीठा है, खट्टा है और नमकीन है। ये 3 स्वाद ऐसे हैं जो वायु को कम करते हैं। दवाइयाँ हैं, ये वायु के मेडिसिन्स है, मीठा, खट्टा और नमकीन। तो वो जो व्यक्ति है जिसका वायु बढ़ा है, तो इसमें से कुछ ना कुछ उसे अपने आप अच्छा लगने लगेगा, उसे अपने आप इच्छा आ जाएगी, कोई खट्टा खा लूँ, कोई इमली का कुछ खा लो, टमाटो का सूप पी लूँ, ऐसे कुछ भी खट्टा खाने की इच्छा आएगी, या नमक वाला खाने की इच्छा आएगी जिसमें थोड़ा ज़्यादा नमक पड़ा है, या मीठा खाने की इच्छा आएगी। तो ऐसी इच्छाएं भी आ रही है, तो ये भी एक लक्षण है वायु। तो सिर्फ एक लक्षण से नहीं जाएंगे हम कि सिर्फ मीठा खाने की इच्छा है तो मेरा वायु बढ़ गया, ऐसे नहीं समझेंगे। हम सारी बातों को देखेंगे। तो इतना जो एक लंबा लिस्ट था कि ये जो सारे लक्षण थे कि वायु बढ़ने के, तो उसमें से कुछ लक्षण दिख रहे हैं, दर्दें हो रही है, हेडेक है, फिर ये सूखापन के लक्षण है, और फिर मीठा खाने की इच्छा है, तो फिर आप कहेंगे मेरा वायु बढ़ गया। फिर तो ये सब लग रहा है आपको, तो आप धीरे धीरे ऐसी सोच आपकी बनेगी कि अरे भाई, किसी न किसी कारण से मेरे शरीर का वायु बढ़ गया, वात बढ़ गया, और ये सारे लक्षण मुझ में आने लगे। तो अब फिर आगे के पड़ाव पे जाएंगे कि ये बढ़ा क्यों भाई, वायु बढ़ा क्यों, क्योंकि उसको नहीं समझेंगे तो कैसे ठीक हो जाएंगे। तो ये भी हमें ही समझना है, और बड़ा आसान है, बड़े सामान्य कारण है वायु बढ़ने के। तो जैसे मैं बार बार कहता हूँ, क्या क्या प्रभाव करता है आपके शरीर के ऊपर। तो एक तो आहार है, जिसमें कुछ गलतियाँ हो गई तो वायु बढ़ेगा। विहार है, आपका लाइफस्टाइल है। फिर सीज़न्स है, बड़ी ऐसा सीज़न कोई है जिसमें बहुत हवाएं चल रही है, या कोई व्यक्ति ऐसी जगह रहता है जहाँ पे बहुत हवा चलती है, तो वो एक वायु बढ़ने का रीज़न रहेगा। और चौथा मन है, तो बड़ी चिंताएं चल रही है मन में, बड़ी कोई डर चल रहा है, ऐसे कोई विचार बार बार आ रहे हैं, तो वायु उसका बढ़ने वाला है। तो समझ लेते हैं कारणों को समझना, ये एक बहुत मुख्य पड़ाव है हमारा। कारणों को समझेंगे और उसे दूर करेंगे तो बस हम ट्रीटमेंट की ओर बढ़ने लगे। तो क्या कारण हो सकते हैं? तो आहार में क्या होगा, खाने में क्या होगा कि आपको भूख लगी है
और भूख लगी का मतलब है कि पेट में आपके जगह आ गई, स्पेस आ गई। तो स्पेस आ गई और आपने कुछ नहीं डाला उसमें, तो उस जगह में हवा घुस जाएगी, आपका वायु बढ़ जाएगा। वायु भी बढ़ता है उसी समय, और कुछ नहीं खाते तो पित्त भी बढ़ेगा आपका, गर्मी भी बढ़ेगी। मगर अभी तो हम वायु की बात कर रहे हैं, तो वायु को समझ लेते हैं। तो कुछ नहीं खाया है तो हवा, तो जैसे उदाहरण से समझ सकते हैं, कोई एक घर है, उसमें कोई रूम है, बहुत सारा फर्नीचर है, उस फर्नीचर को निकाल दिया तो स्पेस आ गई। जैसे ही स्पेस आती है, आकाश आता है, तो ये वायु उसमें घुस गया। ये आकाश और वायु हमेशा साथ साथ रहते हैं। तो ये जो वात, ये संकल्पना आयुर्वेद में है, वो संकल्पना ही है कि आकाश और वायु यानी वात, आकाश भी है वायु भी है यानी वात है। तो खाया नहीं। अब देखो ये कितने बार होता है हमारा रोज के, आज के जीवन में तो ऐसे होता है, भूख लगी है, बेचारा खा ही नहीं पाता है, तो कभी 1-1.5 घंटे के बाद खाएगा। तो ऐसे करेगा तो वायु आ गया पेट में। अब उसे ऐसे महसूस हो गया कि पेट थोड़ा निकल आ गया, पेट में एकदम भारी भारी सा लगने लगा। खाया तो कुछ नहीं है, फिर भी पेट निकल आ गया, भारी भारी सा लगने लगा, तो वायु भर गया उसमें। अब ये अक्सर अगर ऐसे होगा, तो यहाँ वायु भर रहा है पेट में और निकल नहीं रहा है नीचे से, तो फिर वो कहीं ना कहीं घुस जाएगा, घुटने में जाएगा, सिर में जाएगा, पीठ में जाएगा, स्किन के ऊपर जहाँ जाएगा वहाँ अपना परिणाम करना शुरू कर देगा। तो सुखाएगा, घिसना शुरू कर देगा, दर्द करेगा, सारे लक्षण। शुरुआत कहाँ से होगी? यहाँ से होगी। तो देखो ये कितना इम्पोर्टेंट नियम रहेगा हम सब के लिए कि भूख लगी है और हम खा रहे हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य के लिए। तो पहले ऐसे होता था, जब जीवन थोड़ा धीमी गति से चल रहा था, तो अक्सर व्यक्ति, आज भी गांवों में ऐसा होता है कि भूख लगती है तो वो बस अपना काम रखेगा, बाजू में आराम से बैठेगा, खाना खा के लेगा। शहरों में कहाँ समय है, भूख लगी है तो भी थोड़ा सा पानी पिएंगे, कुछ शरबत पी लेंगे, ऐसे कुछ शरीर को थोड़ा सा उल्लू बनाएंगे। हाँ, तो ये नहीं बात बनेगी। तो भूख लगी है तो आपको खाना ही पड़ेगा। बहुत महिलाओं का मैंने देखा है ऐसे कि सुबह सारा काम करने में लगी रहती है, इसका डिब्बा बना लो, इसका डिब्बा बना लो, और उनको भूख लगती है 8, साढ़े 8, 9 के करीब, तो खाते नहीं हैं उस समय जब भूख लगी है, 8:30, 9 बजे, फिर खाते हैं 10, साढ़े 10 बजे। तो तब तक तो पेट में हवा घुस ही गई, अब उसने अपना इफ़ेक्ट करना शुरू ही कर दिया। अभी वही हवा चढ़ेगी सिर में तो सिर फटने लगेगा, दर्द होने लगेगा। कारण क्या हुआ? भूख लगी थी, नहीं खाया। दूसरा कारण, ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है, सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे ये कारण। तो आप ढूंढिए कि आप तो ये नहीं गलती कर रहे हैं ना कि भूख लगी नहीं खाना खाया। दूसरा उसके साथ साथ का कारण है कि भूख तो लगी थी अच्छी, आपने थोड़ा सा कुछ डाल दिया वही तो करते हैं ना, थोड़ा शरबत पी लिया, थोड़ा पानी पी लिया, एक बिस्किट डाल दिया अंदर। बहुत से लोगों को ना शाम को ये 5:30, 6 को अच्छी भूख आती है ज़ोर से। अब उस समय तो खाना नहीं खा सकते, तो थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा कुछ स्नैक का डाल दिया, तो आपका पेट फिर से फूल जाएगा, ब्लोट हो जाएगा, हवा घुस जाएगी और वही सारे दुष्परिणाम होने लगेंगे। तो हम शरीर को उल्लू नहीं बना सकते, उसे हमें जस्टिफिकेशन, उसका न्यायीकरण करना ही होगा कि भूख लगी है तो ठीक से खाना होगा, ठीक से खाना। बहुत पेशेंट मेरे है जो मार्केटिंग में है, कहीं बाहर है, अब भूख लगी है तो वो क्या करते हैं, कहीं जाके थोड़ा सा कुछ खा लिया, इस सोच से
कि अब 1 घंटे के बाद जब मैं घर पहुंचूंगा, ऑफिस पहुंचूंगा, तो अच्छे से मेरा टिफ़िन खा लूँगा। ये बात नहीं चलेगी। शरीर ने तो अभी आपको मांगा है खाना, अभी आपको उसे शांत करना पड़ेगा, 1 घंटे के बाद नहीं, तब तक तो हवा घुस गई अंदर। तो ये इतनी सारी गलतियां मैं देख रहा हूँ, लगभग हर पेशेंट में ये गलती हो रही है कि भूख लगने पर नहीं खा रहा है, एक 10-15 मिनट में खाना चाहिए, 1-2 घंटे के बाद खाएगा, या ठीक से नहीं खा रहा है। अब यहाँ तो बड़ी दिक्कत हो गई, डरता ही है आजकल व्यक्ति, खाना खाने को डरता ही है। ये वेट का चक्कर चला है ना कि भाई मेरा वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, खाना खाऊंगा तो वेट बढ़ेगा, तो ठीक से नहीं खाता है, थोड़ा सा आधा अधूरा खाना खा लेता है, और खा लिया, अब ठीक से नहीं खाया तो हवा घुस गई, तो वो कहता है अरे मुझे ना खाने के बाद बड़ा भारी लगता है, बड़ा फूला फूला सा लगता है, तो उसने ठीक से नहीं खाया। अब ये तो बड़ी दिक्कत आती है मुझे पेशेंट को समझाने को कि भाई ठीक से खाओ। तो ये वेट के डर से, वज़न बढ़ने के डर से मैंने देखा है बहुत से लोग अब ठीक से नहीं खा रहे, और ऐसे सुना भी है कहीं कि थोड़ा थोड़ा खाओ, बार बार खाओ। ये डायबिटीज़ में भी कहते हैं, ये वेट लॉस के लिए भी कहते हैं, फिर कुछ डाइट भी होता है कि थोड़ा 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 खाते रहते हैं। तो ये ठीक नहीं लगता है, बल्कि इससे वेट बढ़ने की संभावना है। तो आयुर्वेद तो कहता है कम से कम बार खाओ, ठीक से खाओ। हाँ, ये तीसरा प्रश्न हमेशा रहेगा कि क्या खाएं। भूख लगने पे खाना ही है, इसमें कोई दो मत नहीं रहेगा, नहीं तो हवा घुसेगी। ठीक से खाना ही है, इसमें भी कोई दो मत नहीं रहेगा। बल्कि मुझे तो लगता है कि भूख लगी है अच्छी और आप थोड़ा सा खाते हैं तो शरीर को एक संदेशा जाता है, पहुंचता है। शरीर हमसे होशियार है, एक कदम हमसे आगे है वो हमेशा। तो उसको समझ में आता है अरे खाना मिला नहीं मुझे ठीक से, तो वो समझता है अकाल पड़ गया, फेमिन है, अकाल है। तो फिर वो सोचता है अरे ऐसे बार बार हो रहा है तो मुझे अब बचा के रखना चाहिए। तो वो खाने का रूपांतर फैट्स में करने लगता है और जमाने लगता है, उसका मेटाबॉलिज्म वो कम कर देता है। जो जलाना है, शरीर को जलना शुरू है शरीर का, उसे वो शांत कर देता है। तो ऐसे बहुत पेशेंट मैंने देखे हैं कि जो थोड़ा थोड़ा खाते हैं और उनका वेट बल्कि बढ़ते जाता है, उन्हें भी बड़ा आश्चर्य होता है अरे मैं खाता तो थोड़ा सा हूँ, वेट क्यों इतना बढ़ रहा है। तो शायद यही फिनोमेना चल रहा है, यही बात चल रही है कि मेटाबॉलिज्म उनका कम हो गया और वेट बढ़ने लगा। यही फिनोमेना मुझे थायराइड में भी थोड़ा महसूस होने लगा है। देखो अक्सर ये थायराइड की जो हाइपोथायराइड की समस्या है, ये महिलाओं में अधिक है, और मैंने महिलाओं में ही ये वेट का प्रॉब्लम की जो चिंता चलती है वो महिलाओं में ही ज़्यादा चलती है, ऐसे मुझे दिखने को मिला है। फिर वो थोड़ा थोड़ा खाती है और फिर ये हाइपोथायराइड ही शुरू हो जाता है कि जहाँ शरीर उसका जलना कम कर देता है। तो मैंने ऐसे कुछ प्रयोग भी किए हैं, देखा भी है कि जैसे ही वो महिला ठीक से खाने लगी, पूरी भूख को शांत करने लगी, तो उसकी थायराइड की वैल्यूज़ ठीक आने लगी। तो कम खा रहे हैं तो ये वेट बढ़ने की गुंजाइश है, ठीक से खाएं। तो दूसरा नुकसान तो है ही कि वात घुस रहा है पेट में, अब थोड़ा सा खा रहे हैं वात घुस रहा है। कितनी गलत फहमियाँ हैं। कोई व्यक्ति बूढ़ा थोड़ा होता है या तो फिर उसको एक सलाह मिलती है कि अब बूढ़े हो गए, अब कम खाओ, आपका हजम नहीं होगा खाना। अरे उसके शरीर को कहने दो ना, वो आप क्यों उसे कहते हो। उसे अच्छी भूख लगी है, ठीक से खा रहा है
और आगे की भूख भी आ रही है उसे 4-5 घंटे में, अगर भूख फिर से आ रही है तो हजम कर ही रहा है ना खाना वो। अब बुढ़ापे में ऑलरेडी वायु बढ़ रहा है, वात बढ़ रहा है, अब आप उसका खाना रोक रहे हो तो वात की समस्या है तो और ऊपर बड़ी तेज़ गति से बढ़ेगी, बहुत उसको तकलीफ़ होने लगेगी। तो अगर खाना हजम हो रहा है बुढ़ापे में तो खाना ही चाहिए ठीक से। और एक बात चलती है कि शाम को हल्का खाना चाहिए। तो हल्का खाना तो ठीक है शाम को आपकी पाचन शक्ति अच्छी नहीं होती है तो हल्का खाना ही ठीक है। तो जैसे कोई खिचड़ी, दाल चावल की खिचड़ी खा रहा है, कोई भाकरी खा रहा है, मिलेट से बना के कुछ हल्की हल्की रोटी खा रहा है, ये ठीक बात है। पर कम खाना ये ठीक बात नहीं है। आपको शाम को तो भूख अच्छे से लगी, अच्छे से आई पेट में भूख आपके, और आप कम खा रहे हैं तो फिर से कौन आ जाएगा भीतर, फिर से हवा आएगी, फिर से वो रात को नींद नहीं आएगी, फिर बाकी सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। इससे तो एक और समस्या उभरती हुई नज़र आती है कि वो कम खाता है तो सुबह जब 5-6 बजे उठने का समय है तो भूख लेके उठता है, इतनी भूख लगी है सुबह सुबह, क्योंकि शाम को बहुत कम खा लिया। अब 6 बजे कौन अपने लिए गरम नाश्ता बना के खाएगा? तो फिर से कोई थोड़ा सा खा लेगा उस समय, एक आधा फ्रूट खा लेगा, 2 बिस्किट खा लेगा, फिर से पेट भरा नहीं अच्छे से, फिर से वायु बढ़ गया। तो शाम को ही ठीक से खा ले, हल्का ही खाए, ठीक से खा ले, भूख को शांत कर ले तो नहीं वायु बढ़े। तो ये दूसरा कारण आज के दिन में बड़ा सामने आया है कि कम खाना खा रहे, शांत नहीं किया। तो कितने लोगों को मैंने ऐसे ठीक किया है कि उनको कहा अरे आप डरो मत, अच्छे से खा लो, क्या खाना है वो हम डिसाइड करते हैं उनके लिए, बट अच्छे से पेट भर के खा लो। तो उसका एक तो परिणाम ये होता है कि वात शांत हो गया, गैस नहीं आया पेट में, बार बार भूख नहीं लगी, तो बस 2 या 3 बार खाते हैं पूरे दिन में तो शांति आ जाती है, जैसे पुराने लोग हमारे करते थे। और वेट कम होने लगता है, उनका वेट कम होने लगता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि कम खा रहे हैं। तीसरा कारण जो सामने मेरे आ रहा है और वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि सारा यहाँ वहाँ से सुन के सबने अपना रोटी, चावल, ये भाकरी होती है, वो सारा कम कर दिया और सब्जियाँ ज़्यादा खाने लगे, सैलाड ज़्यादा खाने लगे, दालें ज़्यादा खाने लगे। अब ये तीनों का स्वभाव ऐसे है, दालों का, सब्जियों का, सलाद का, कि हल्के है स्वभाव में, लाइट है बड़े, तो नेचुरली गैस को बढ़ाएंगे, वात को बढ़ाएंगे। तो कुछ लोगों के लिए ठीक है जो बहुत मोटे हैं और जिनमें कफ ज़्यादा है, कफ की समस्या है, और वो थोड़ा कुछ ऐसा डाइट कर रहे हैं तो उन्हें लाभ होता है, होने की संभावना भी है। जिनमें गैस पहले से बहुत ज़्यादा है, वायु पहले से ज़्यादा है, और ये ऐसा कुछ डाइट कर रहे हैं तो उन्हें तो लाभ की जगह नुकसान ही और होने वाला है। वात के सारे इश्यूज ऐसे बहुत बढ़ जाएंगे। तो उन्हें बड़ी दक्षता रखनी होगी कि मेरे लिए क्या ठीक है। तो उन्हें तो थोड़ी ही सब्जी, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा सैलड, यही ठीक रहेगा। जो मोटे व्यक्ति हैं ना, इनमें भी 2 तरह के मोटे व्यक्ति दिखते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है कि दिखने में तो बड़ा मोटा दिखता है, फूला है, जैसे गुब्बारे में हवा भरी है ऐसे फूल गया है, उसको देखते हैं तो ऐसे लगता है कि उसका वेट कुछ ऐसे ऐसे होगा। जब पूछते हैं तो वेट कम होता है। अच्छा, ओबेसिटी जिन्हें वेट तो ज़्यादा होता है, बट जो हम सोच रहे हैं वैसे नहीं होता है, कम वेट लगता है। तो उसमें हुआ क्या है फिनोमेना कि हवा भर के वो फूल गया। अब ऐसे व्यक्ति को अगर हम ऐसा डाइट देंगे
तो उसका वायु और बढ़ेगा, उसे और तकलीफ हो गई। ऐसे व्यक्ति में ये जो इस प्रकार का मोटा मैं कह रहा हूँ फूला हुआ है, तो उसमें ना वात के बहुत से लक्षण दिखते हैं। जैसे उसकी त्वचा सूखी है, काला पड़ गया है, गैसेस बहुत हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हार्ड हो रहा है, पेन है शरीर में। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये डाइट उचित नहीं रहेगा। उसको तो अच्छे से ही खाना पड़ेगा, और यानी चावल रोटी ये सब खाना पड़ेगा, बाकी सारा थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा। ऐसे जो सचमुच मोटा है, कफ का है, उसे थोड़ा हम अलग सोच सकते हैं। अब ये जो कफ वाला मोटा है उसमें दिखाई क्या देता है कि लगता बहुत बड़ा नहीं है ऐसे देखने में, बट वेट बड़ा है, तो सचमुच भारीपन है, हवा नहीं है अंदर। तो उसमें ऐसे लक्षण दिखते हैं कि स्किन भी बड़ी चिकनाहट है, स्किन के ऊपर ड्राई नहीं है स्किन, फैट है, बड़ा बड़ा फैट है। तो उसमें फिर ये थोड़ा डाइट काम करेगा कि थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दिया और थोड़ा दालें ज़्यादा खा रहा है, थोड़ा सब्जियां ज़्यादा खा रहा है, ये काम करेगा। इसमें भी एक होशियारी रखनी पड़ती है कि ऐसे किया, कुछ दिन अच्छा चला और फिर गैस होने लगा उसे, तो यदि गैस होने लगा तो फिर से ये थोड़ा दालें बीले थोड़ी सी कम कर दी, ऐसे थोड़ा फाइन ट्यूनिंग उसका करना पड़ेगा। तो ये एक कारण दिख रहा है हमें कि क्या खाना है। तो अगर ऐसे खाएगा तो उसका गैस बढ़ेगा, उसका वायु बढ़ेगा। एक और कारण दिखता है, कुछ लोग काफ़ी मात्रा में हनी का सेवन करते हैं, मधु का सेवन करते हैं वेट कम करने के लिए। ये मधु का स्वभाव ऐसे है कि वो शरीर से चिकनाहट को निकालता है और सूखापन लाता है। तो जिसमें ऑलरेडी गैस है, बहुत सारा गैस की तकलीफ़ है, वायु की तकलीफ़ है, उसको तो मधु लेने से और तकलीफ़ बढ़ जाएगी। तो होशियार रहिए किसने मधु लेना है और किसने नहीं लेना है। तो जो ऑलरेडी वात है वो मधु की तरफ न जाए। तो ऐसे लाइट लाइट खाना है बहुत, तो उससे भी वात। तो ये तीन हमें बातें सोचनी पड़ेगी कि समय पे खा रहा है, भूख लगने पे खा रहा है कि नहीं, ठीक से खा रहा है कि नहीं, और अगर बहुत हल्का खा रहा है तो ये भी गड़बड़ हो गई, उसका वात बढ़ गया। चौथा एक कारण दिखता है, अगर बहुत तीखा खाता है, बहुत तीखा खाएगा या बहुत कड़वा खाएगा, तो कड़वे से हवा बढ़ती है, या तीखा बहुत खाएगा तो उससे भी शरीर में वायु बढ़ता है। तो ये भी थोड़ा आप सोच लीजिए कि आपसे कुछ अलसी गलती तो नहीं हो रही है ना। कभी कभी व्यक्ति सोच लेता है कि इतना करेले का रस पी लूँ, एलोवेरा का रस पी लूँ, नीम के पत्ते बहुत सारे खाता है, ऐसे अगर कुछ करता है और अगर गैस उसका बढ़ रहा है तो उसे भी होशियार होना चाहिए। ये एंटीबायोटिक्स की जो दवा लेते हैं हम, ये आप देखिए, उसे चखे देखिए, वो बहुत कड़वी होती है। तो बहुत बार ऐसे भी मैंने देखा है पेशेंट्स में कि ये काफ़ी एक एंटीबायोटिक्स का डोज चलता है और उसके बाद उनका वायु बढ़ने लगा, उसके बाद उनका वात बढ़ने लगा, पेट फूलने लगा। वात बढ़ने का और एक लक्षण है कि कमज़ोरी आती है, थकान आती है। जैसे कफ है यानी ताकत है, कफ अगर आपका अच्छा है तो ताकत है, वायु बढ़ गया यानी ही कफ आपका कम हो गया, ताकत कम हो गई। तो जिसका वायु बढ़ता है उसे थकान आती है। हमेशा कोई व्यक्ति तो ऐसे देखते हैं ना, हमेशा थके हुए, कभी भी उसे आप बात करो वो कहते हैं अरे नहीं मैं थका हूँ, उनके चेहरे पे ही थकान दिखती है। तो थकान है यानी आपका वायु बढ़ गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए कि किसी को बार बार थकान है या कमज़ोरी है, बहुत यहाँ से वहाँ चलेगा और थक जाएगा, थोड़ा सा काम करेगा थक जाएगा, क्रैम्प्स आने लगेंगे, दुखने लगेगा,
तो ये भी आप समझ लीजिए कि आपका वायु ये बढ़ गया है। तो ऐसे जब कोई बहुत कड़वा रस खाता है, ये एंटीबायोटिक की बहुत सी मेडिसिन हो जाती है या कोई भी कड़वी मेडिसिन, फिर वो आयुर्वेद की हो या एलोपैथी की हो या कोई आहार से कड़वा रस बहुत सारा गया है, तो भी आपका वायु बढ़ जाएगा। तो इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं, इतने विस्तार से कर रहे हैं कि आपको ही उसे ढूंढना है कारण को कि अरे मेरा वात क्यों बढ़ गया। ये कारण आपको ढूंढकर उसे दूर करना पड़ेगा। जब तक कारण आप दूर नहीं करते हैं, आप ठीक नहीं हो रहे, ठीक नहीं हो सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, कहता है सर बहुत वायु बढ़ा है मेरा, बहुत वात के गैसेस हो रहे हैं, मैं उसे कुछ दवा देता हूँ, उसे ठीक भी लगता है। दूसरे दिन जाके फिर से वो उपवास कर रहा है, भूख लगी है फिर नहीं खा रहा है और फिर से मेरे पास आके कह रहा है सर मेरा वायु बढ़ गया। तो ऐसे पेशेंट को कैसे ठीक करेंगे? गलतियाँ रोज कर रहा है तो परिणाम भी आ रहे हैं, तो उसे कैसे ठीक करेंगे? तो गलतियों को ढूंढ के उसे ठीक करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ाव है। और ये आप ही कर सकते हैं ना। कहाँ डॉक्टर आपकी सारी गलतियाँ ढूंढते बैठेगा, उसके पास कहाँ इतना समय है। तो आपको ही आपकी गलती ढूंढनी है, आपको ही आपका डॉक्टर बनना है। इसीलिए इतने विस्तार से ये सारी बातें आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो ये कारण हुए आहार के, खाने में क्या क्या गलतियाँ हो गई। अब विहार देखिए, लाइफस्टाइल में क्या गलती होगी। बहुत गलतियाँ होती है, फिर से बहुत गलतियाँ होती है। एक सबसे बड़ी गलती है नींद न पूरी करना। नींद की ज़रूरत क्या है? देखिए कि दिन भर आप काम करते हैं और थक जाते हैं, शाम को थकान आती है। तो थकान यानी ही आपकी शक्ति कम हो गई, यानी ही आपका वात शरीर में बढ़ गया, वायु बढ़ गया। जब आप रात भर लेटते हैं, शरीर को स्थिरता देते हैं, हलन चलन नहीं करते हैं, तो आपका वायु शांत होने लगता है, फिर से आपकी शक्ति बढ़ने लगती है और सुबह होते होते ऐसी अवस्था आती है कि बड़ा तरोताज़ा लगने लगा, फ्रेश लगने लगा। फ्रेश लगने लगा, इसका मतलब ही बैलेंस आ गया, आपका वायु शांत हो गया। तो ये आपको रोज करना है कि रोज अच्छे से सोना है आपको। अब अगर कोई व्यक्ति सोता नहीं है ठीक से, कोई इसलिए नहीं सो सकता है कि रात का ही शेड्यूल उसका चलता है, 11:30 12, ऑफिस से आ गया लेट, फिर सोने को ही 12 बज गए, कभी किसी को 1 बजता है, उसकी मजबूरी है, आया ही लेट है। अब वो अगर 6 ही बजे उठे कि ये सोच के कि सुबह उठना चाहिए और नींद न पूरी करे, तो उसका वायु तो बढ़ने वाला है। तो जिसे रात को लेट हो रहा है सोने के लिए मजबूरन, तो फिर आराम से उठिए, सुबह 8-9 बजे उठे तो बड़ा फ्रेश आपको लगेगा और आपकी वात की सारी बीमारियां शांत होने लगेगी, क्योंकि कारण ही आपने शांत कर दिया। एक लड़का आया था मेरे पास जिसे वात की बहुत सी कंप्लेंट थी, आईटी सेक्टर में काम करता था, कंप्यूटर पे काम करता था और रात रात बैठ के काम करता था, कॉफ़ी पी रहा है, काम कर रहा है। हाँ, मुश्किल से 3-4-5 घंटे सोता था सालों साल। तो जब मेरे सामने आके बैठा था तो लंबी लिस्ट थी, ये जो मैंने सारी लिस्ट गिनवाई है आपको वात के प्रॉब्लम की, यही सारी लिस्ट थी। तो और मैंने सामने बैठा था तो ऐसी अवस्था थी कि अगर मैं उसे कहूँ कि अरे यार थोड़ा सो जा फिर हम बात करते हैं, तो सो सकता था। इतनी नींद थी इसकी आँखों में, क्योंकि सोता ही नहीं था ना। तो फिर मैंने उसे एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, जैसे डॉक्टर देता है ना प्रिस्क्रिप्शन, कि घर जाना है, सोना है और जब नींद पूरी होगी तभी उठना है। तो 18 घंटे लगे, 20 घंटे लगे, 24 घंटे लगे, ऐसे लिख के दिया, नीचे मेरी साइन, ये पेपर उसको दे दिया।
उसे तो सोना ही था, अच्छे से सोया, घर जाके 20-25 घंटे सोया होगा, उसका मुझे फ़ोन आ गया। तो फ़ोन पे कहता है सर मुझे इतने सालों के बाद आज इतना फ्रेश लगा, मेरी सारी कंप्लेंट शांत हो गई। तो क्या गलती कर रहा था? सो नहीं रहा था ठीक से। तो नींद को पूरी करना, अब कितनी नींद, ये तो हर एक का अपना विषय है, हर एक की अपनी ज़रूरत है। तो कोई बहुत थका है तो ज़्यादा नींद लगेगी, कोई नहीं थका है तो कम नींद लगेगी। किसी किसी दिन कोई व्यक्ति ज़्यादा थका है तो उसे उस दिन ज़्यादा लगेगी, वो फ्रेश है। तो व्यक्ति की ज़रूरत भी बदल सकती है, हर व्यक्ति की ज़रूरत बदल सकती है। तो है तो यही बात कि उसने ही जानना चाहिए कि मेरी क्या ज़रूरत है आज की, और उतना सोना चाहिए। तो कभी 6 घंटे लगेगी, कभी 8 घंटे लगेगी, वो आप ही डिसाइड करो। बट मूलतः है कि नींद को शांत करो। आयुर्वेद ने ऐसे कहा है उन्होंने कि आरोग्य है, हेल्थ जो है वो 3 पैरों पे खड़ी है। तो उसके 3 पैर है, और कौन से 3 पैर है? तो वो कहते हैं कि आहार है एक बड़ा इम्पोर्टेंट पैर है, निद्रा है, देखो एक उसको इतना महत्व दे दिया निद्रा को, और तीसरा मन का स्वास्थ्य है। तो निद्रा को देखो इतना महत्व दिया है, तो हमें हमारी नींद पूरी करना बड़ी आवश्यक है। और आजकल तो बड़ी मुश्किल हो गई, सोते ही इतना लेट है। एक तो ये मजबूरी से नहीं सो पाते, जैसे ही एक महिला आई थी मेरे पास, अभी अभी शादी हुई थी, उसका पति आता था घर 12 बजे ऑफिस से, तो उसे खाना देते देते सब करते 1-1:30 बजते थे, और उसकी सास की डिमांड थी कि 6 बजे उसने उठना ही चाहिए। तो 6 महीने में उसकी हालत बड़ी बुरी हो गई, उसको इतनी व्याधियाँ शुरू हो गई वात की। दूसरे व्यक्ति ऐसे हैं कि सो सकते हैं जल्दी, दूसरे प्रकार के व्यक्ति मैं देखता हूँ कि जो सो सकते हैं जल्दी, 10:30-11 तक सो सकते हैं, फिर भी सोते नहीं हैं, फिर कुछ देखते बैठेंगे, पढ़ते बैठेंगे, फिर 1-1:30 बजे सोते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो फिर से नींद नहीं पूरी हो रही है, तो वायु आपका बढ़ रहा है। आप समझ लीजिए ये वायु क्या है, फिर से एक बार, ये वायु है आपको वेयर एंड टेयर कर रहा है, आपका घिस रहा है, आपको बूढ़ा बना रहा है, एजिंग का फिनोमेना है, बूढ़े हो रहे हैं आप। ऐसे महिला आई थी अमेरिका से, और ऐसे ही मैं उससे बातचीत कर रहा था, तो सारे वात के लक्षण बहुत सारे, मैं उससे बात कर रहा तो मेरे मन में आ रहा था कुछ, हाँ लगता है उसका 45 की उम्र रहेगी ऐसे लग रहा है। जब मैंने उसे पूछा तो उसकी उम्र कुछ 35 की थी, तो 10 साल बूढ़ी लग रही थी। करती क्या थी वो? ऑफिस जाती थी रोज़ सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के निकलती थी, 5 बजे घर पहुंचती थी, और शाम को रोज़ क्लब में जाती थी, और क्लब से 12 बजे आती थी। तो सोती थी 5 घंटा, सालों साल। तो बहुत जल्दी उसका वायु बढ़ गया, और बहुत जल्दी बूढ़ापा दिखने लगा उसके चेहरे पे, झुर्रियाँ आने लगी। झुर्रियाँ आ रही है यानी वायु आपका बढ़ गया, वात बढ़ गया, बूढ़ापा आने लगा। तो सोना बड़ा आवश्यक है, पूरी नींद निकालना। तो अब ये एक बड़ा कारण सामने आ रहा है कि सोते नहीं ये लोग, तो उनका वात तो डेफिनेटली पड़ने वाला है। दूसरी एक समस्या सामने दिख रही है कि ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करना तो बहुत अच्छी बात है, आयुर्वेद में तो बार बार कहा है कि एक्सरसाइज के कितने लाभ है। आपका शरीर बड़ा तंदुरुस्त हो जाता है, आपकी भूख पाचन शक्ति बड़ी अच्छी होती है। बट वही एक्सरसाइज जब ज़्यादा हो जाता है तो आपका वायु बढ़ता है।
तो एक्सरसाइज में क्या है, हलन चलन है, बहुत हलन चलन है, और हलन चलन यानी ही वायु है। तो जैसे आप एक मात्रा में एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर में बड़ा फ्रेशनेस आने लगता है, तो जो भारीपन था शरीर का वो कम होके हल्कापन आ गया और बड़ा अच्छा लगने लगा। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद ऐसे होता है जब आप करते जाते एक्सरसाइज तो थक के चूर चूर हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और थकान, इतनी थकान यानी कमज़ोरी यानी ही आपका वायु शरीर में बढ़ गया। और अगर ऐसे रोज़ हो रहा है तो फिर से आपका वेयर एंड टेयर शुरू हो गया, फिर से वायु की सारी समस्याएं ऊपर आ जाए। तो ऐसे मेरे बहुत से पेशेंट्स हैं जो बड़े नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, बड़े अच्छा गुण है उनका कि बड़े नियमित, बट कभी कभी अतियों में जाते हैं। तो एक्सरसाइज के बाद घर आते हैं और ऐसे 2 घंटे सो जाते हैं, इतने थक जाते हैं। ये एक्सरसाइज करते हैं और आने के बाद सारा शरीर में दर्द होने लगता है, घुटनों में दर्द होता है। तो यानी क्या हो गया भाई, वायु बढ़ गया आपका, और बढ़ेगा तो और भी समस्याएं लेके आएगा। तो मैं जब पेशेंट से बात करता हूँ कि उनकी कोई वायु की समस्या है और मैं उनसे पूछताछ कर रहा हूँ, तो ये कारण बड़ा स्पष्ट रूप से सामने आता है कि ज़्यादा एक्सरसाइज हो गया, और उनके ही समझ में आता है हाँ जिस दिन मैं ज़्यादा करता हूँ ना एक्सरसाइज, ये सारी समस्याएं ऊपर आती हैं। कभी कभार तो ये बड़ा अच्छा एक टेस्ट है कि एक्सरसाइज के पहले आपको पेट को चेक करना है। पेट हमेशा सॉफ्ट चाहिए, तो भीतर जा रहा है, हाथ बड़ा सॉफ्ट है, और एक्सरसाइज के बाद अगर वो फूल गया, ब्लोटिंग हो गया, बड़ा हार्ड हो गया, तो समझ लीजिए कि वायु आ गया अंदर। तो आपने ज़्यादा एक्सरसाइज किया, वायु भर गया और वो टाइट हो। तो ये एक बड़ी सिंपल सी टेस्ट है कि ज़्यादा एक्सरसाइज आपने कर ली। तो ज़्यादा एक्सरसाइज क्या करेगा, तो आपको वो जो वायु बढ़ेगा वो घिसाने लगेगा, और समस्याएं आपकी सारी हड्डियों की समस्याएं सारी बढ़ने लगेगी। एक बूढ़े व्यक्ति थे, बहुत बूढ़े थे, घुटनों में दर्द था। अब किसी ने उनके मन में डाल दिया कि रोज़ 1 घंटा चलना चाहिए। तो बस बड़े सिंसियर व्यक्ति, उन्होंने पकड़ ली बात को, अब चलना शुरू किया। तो 10-15 मिनट के बाद ऐसी अवस्था आती थी कि पूरे गुड़घे एकदम लॉक हो गए, उसके घुटने सारे लॉक हो गए, बहुत दर्द होने लगी। तो ये क्या करते थे, बैठते थे थोड़ा 5-10 मिनट, फिर से घसीट के चलते थे। उन्हें तो 1 घंटा पूरा करना था। तो बहुत जल्दी ऐसी उनकी अवस्था आ गई, जो थोड़े बहुत ठीक थे घुटने, अब वो घिस के ऐसी अवस्था आ गई कि अब ऑपरेशन करना ज़रूरी पड़ गया। तो ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो भी नुकसान का सौदा है। बच्चों में भी होगा, ये यंगस्टर्स में भी होगा, बूढ़ों व्यक्तियों में भी होगा, और फिर बहुत सी समस्या है। एक तो ऐसे मुझे और दिखाई देता है, ये बच्चों में भी दिखाई देता है, बहुत से व्यक्तियों में दिखाई देता है। ज़्यादा एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो थकते हैं, थक जाते हैं, और देखो थकने के बाद कभी भूख नहीं आती है। कोई व्यक्ति थका है, घर पहुंचा थक कर, और उसे पूछा गया कि खाना खाओगे क्या, तो वो कहेगा नहीं नहीं मुझे तो लेटने दो, मैं बहुत थका हूँ। तो जैसे ही लेटता है वो सारी थकान दूर कर लेता है, तो अंदर से भूख आने लगती है। तो ये भी मैंने देखा है बहुत से व्यक्तियों में कि बहुत कर लिया एक्सरसाइज, अब इतने थक गए कि भूख ही चली गई, फिर खाते नहीं हैं। भूख ही नहीं तो कहाँ से खाएंगे, अब खाया नहीं तो और परेशानी में चले गए। इतना एक्सरसाइज किया, शरीर को कुछ नहीं मिला, तो वायु और बढ़ गया। देखो ना, आप जब आप थकते हैं ना बहुत ज़्यादा, एक सीमा में थकते हैं तो बड़ी अच्छी नींद आएगी। अब आप ज़्यादा थक गए तो उस दिन नींद नहीं आएगी। ऐसे यहाँ वहाँ करवट बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही, क्यों? तो वायु आपका बढ़ गया।
तो ये मेरा निवेदन है आप सबको कि आपके शरीर को समझिए, आपकी ताकत को समझिए और उतना ही एक्सरसाइज कीजिए। उससे ज़्यादा करेंगे तो वायु तो आपका बढ़ने वाला है और ये आपके समझ में भी आएगा। हर व्यक्ति की ताकत अलग है, तो कोई 30 मिनट कर पाएगा, कोई 20 मिनट, कोई घंटा भर कर पाएगा, तो आप ही समझ लीजिए। सर्दियों का मौसम है तो ज़्यादा कर पाएगा, गर्मियों का मौसम है तो कम एक्सरसाइज कर पाएगा, वो आप ही समझ लीजिए। कोई महिला है, घर का बहुत सारा काम कर रही है, झाड़ू पोछा है, बर्तन मांजने हैं, कपड़े धोने हैं, बाज़ार से कुछ लाना है, ये करते करते वो थक गई। अब जाके क्या एक्सरसाइज करेगी? अब एक्सरसाइज करेगी तो इतना थकेगी तो वायु उसका बहुत बढ़ जाएगा। तो ये आपके ही समझ में आना चाहिए, नहीं नहीं भाई ये तो ज़्यादा हो गया। कोई पुरुष है, बहुत मेहनत का काम कर रहा है, उसी से थक गया, अब और क्या एक्सरसाइज करेगा? तो कितनी मेहनत, कितना एक्सरसाइज, ये आपको समझना है। और ज़्यादा ना करें, शरीर के ताकत से ज़्यादा ना करें, बहुत ख़तरनाक है। अक्सर ये गलती होती है थोड़ी आजकल, लोगों को ना रेस्ट लेने में, निद्रा लेने में ना थोड़ी एक मन में एक अपराध की भावना आती है। उन्हें लगता है अरे मैं सारी दुनिया काम कर रही है और मैं क्या लेटा पड़ा हूँ, सो रहा हूँ। तो ना अपने आप को घसीटते हैं। शरीर ने कहा है थका है शरीर, आप आराम करो। मन में आता है कि अरे ये आलस है, थकान नहीं है, ये आलस है, तो अपने आप को घसीटता है। तो आपको ये फ़र्क जानना होगा, जब थका है और फिर से काम में लग रहा है तो और थक के चूर चूर हो जाएगा। अगर आलसी है और काम में लग गया तो फ्रेश लगेगा। दोनों में ये फ़र्क है, अंतर है, और ये आपको ही जानना है कि मैं थका हूँ कि आलसी हूँ। बट मुझे तो बहुत बार ऐसे ही दिखता है कि थका है वो व्यक्ति, आलसी नहीं है, थका है और अपने आप को ज़्यादा काम में लगा रहा है, तो बहुत जल्दी बूढ़ापे की ओर भाग रहा है। तो कितना एक्सरसाइज, ये एक बड़ा कारण हो सकता है आपका वात बढ़ने का, वायु बढ़ने का। ऐसे भी देखता हूँ मैं, कोई महिला है और उसका वायु बढ़ा है, ये बहुत कारणों से वायु बढ़ा है। अब उसके मन में है कि रोज़ एक्सरसाइज करना ही है, तो निकलती है एक्सरसाइज के लिए और थोड़ा करती है, बहुत थक जाती है, फिर भी करते रहती है। घर आके तो इतना थक जाती है। तो गलती कर रही है। अगर इतनी थक रही है तो उसे इतना एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, अपनी समस्याएं बढ़ाएगी वो। तो बस अभी तो जितना पॉसिबल है उतना ही करें, फिर ये सारे वात के कारण दूर करें, वात को ठीक करें, तो अपने आप उसकी ताकत बढ़ने लगेगी, फिर एक्सरसाइज को बढ़ाएं। ऐसे ही हमें सोचना चाहिए, अन्यथा मुसीबत में चली जाएगी। मैंने देखा है ऐसे चक्कर आ रहे हैं और फिर भी एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, इतनी अतियों में चक्कर आ रहे हैं। चक्कर यानी क्या है? यही वायु आपका इतना बड़ा वो ब्रेन तक पहुंचा, अब उसने हिलाना आपको शुरू किया। तो क्या है ये चक्कर, यानी वायु ही आपका बढ़ गया, तो इतनी अतियों में जा रहा है। तो ये एक्सरसाइज की बात थी। ज़्यादा करते हैं नुकसान। फिर और क्या कारण है वायु के? एक दो कारण जो खाने के थे वो थोड़ा मैं बात करना भूल गया था। एक तो जो दालों की बात की थी ना, हमने दाल ज़्यादा खाएंगे, तो ये सारी दालें बहुत सूखी है, उसमें ड्राइनेस है, वायु है बहुत सारा। तो अक्सर ऐसे देखा जाता है कि जो जिसको वात है और वो अगर दालें खा रहा है तो उसका वायु और बहुत बढ़ता है। वो तुरंत कहता है अरे नहीं नहीं मैं चना खाता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है, मैं ऐसे खाता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है वैसे। तो फिर उसके लिए दालों को थोड़ा कम रखना ही
आवश्यक रहेगा, दालें बहुत खाएगा तो ये एक कारण बन जाएगा उसके लिए गैस होने का। और क्या कारण है? तो जैसे जर्नी कोई व्यक्ति करता है, प्रवास करता है, यात्रा करता है, तो यात्रा में तो बैठा है आराम से, मगर बहुत तेज़ गति से उसका शरीर आगे जा रहा है, तो ये जो गति है, ये जो हलन चलन है, उससे उसका वायु बढ़ जाता है। तो अक्सर ऐसे अनुभव आता है, कोई हवाई यात्रा करके आया है, कोई दूसरी बड़ी यात्रा करके आया है, तो थक जाता है। अब यात्रा में किया तो कुछ नहीं है, बैठा है आराम से, फिर भी क्यों थक गया? तो थकना यानी वायु उसका बढ़ गया, वात उसका बढ़ गया। तो ऐसे भी मैंने पेशेंट देखे जिनको काम के कारण बहुत यात्रा करनी पड़ती है, बहुत यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से दूर दूर देशों की यात्रा है, तो उस व्यक्ति के पीछे भी वात की समस्या लग जाती है। तो आगे जाके समझेंगे भी हम कि कैसे हम ऐसे किसी का काम है तो कैसे ख्याल रखें, कैसे वात को हम शांत रखें। फिर बोलना है किसी किसी का प्रोफेशन ही बोलना है, ये सारे लेक्चरर्स है, प्रोफेसर्स है, स्कूल के टीचर है, तो बोलना फिर से हलन चलन है। तो व्यक्ति जब बहुत बोलेगा तो थक जाएगा, बोलने के बाद भी व्यक्ति थकता है, और थका है तो वायु बढ़ गया, तो बोलना ये भी एक बड़ा कारण है वायु बढ़ने का। अब ये महिलाओं में जब ये मेंसेस आते हैं, मासिक पाली आती है, वो समय जब आता है तो ब्लीडिंग होता है, बहुत सारा ब्लीडिंग होता है, और उससे थकान आती है, शरीर में थक जाती है वो 4-5 दिन, और इसीलिए बड़ा आवश्यक है कि वो 4-5 दिन रेस्ट करे, थोड़ा आराम करे, फिर वात न बढ़ेगा उनका। अब उस समय अगर वो बहुत एक्सरसाइज कर रही है, उस समय अगर वो बहुत मेहनत का काम कर रही है, तो वात तो और बढ़ने वाला है उनका। और मैंने देखा है ऐसे, ये जो वर्किंग विमेन है वो इन दिनों में भी बहुत सा काम कर लेती है, और उन्हें वात की समस्याएं उनमें बढ़ने लगती है। तो ये भी एक मुद्दा आप ध्यान में रखिए। एसी में है, बहुत तेज़ एसी है, बहुत ठंडी हवा है, तो ये एक तो वात बढ़ाएगी आपका, और जिसका ऑलरेडी वात बढ़ा है उसे तो सहन ही नहीं होता है, वो ठंडी सहन ही नहीं कर सकता है। तो ये कारण आजकल दिखाई देता है कि बहुत तेज़ एसी है, और उससे बड़ी समस्या निर्माण हो गई, खासकर जिनमें वात बढ़ा है। जिनकी गर्म शरीर है, पित्त ज़्यादा है, उनको थोड़ा कंफर्टेबल लगता है एसी, बट वात वाले को बड़ी समस्या निर्माण कर दी। और एक बात होती है, ये एसी में होता क्या है कि ठंडक है, तो ठंडक के कारण शरीर में अकड़न आ जाती है, जैसे कंप्रेशन हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। फिज़िक्स का नियम है, ठंडा है तो कंस्ट्रिक्ट हो गया। अब जब कंस्ट्रिक्ट होता है तो जो वात निर्माण हुआ है, जो गैस पेट में निर्माण हुआ है, वो बाहर निकलता नहीं है, क्योंकि अटक गया, कंस्ट्रिक्ट हो गया। फिर शरीर में कहीं घुसेगा और उसे तकलीफ़ होगी, दर्द होगा, पीड़ा होगी, थकान आएगी, सारा कुछ, वात का सारा सिलसिला। तो फिर से ये एसी एक समस्या बन गई, खासकर वात वालों के लिए। फिर कोई वात वाला व्यक्ति है और फ़ैन के नीचे बैठा है, बहुत ज़ोरों से फ़ैन आ रहा है, उसका वात और बढ़ जाएगा, उसे सहन ही नहीं हो पाएगा, उसका वात इतना बढ़ जाएगा। तो ये तो कभी कभी दिक्कत होती है ना, कि पतिदेव है और उनका वात बड़ा है, वात ज़्यादा है, और पत्नी है, उनका पित्त ज़्यादा बढ़ गया है, गर्मी है। अब बड़ी दिक्कत आएगी, फ़ैन लगाएं कि नहीं लगाएं। लगाए तो ये वात वाले को परेशान है, उसका वात बढ़ जाएगा, नहीं लगाए तो ये पित्त वाला परेशान हो गया।
तो वात वाले को नहीं चलेगा, ये हवा नहीं चलेगी, तो ये हवा भी उसका वात और बढ़ा देगी। तो देखो कितने कारण हैं वायु बढ़ने के। फिर ये मन की हलन चलन है, मन बड़ा अस्वस्थ है, बहुत चिंतित है, बहुत से विचार आ रहे हैं, मन में डर आ रहा है। देखो डर आने के बाद धड़कन बढ़ती है, शरीर कांपने लगता है। तो क्या बढ़ाया, तो मन में जो विचार आ गए उन्होंने शरीर पे प्रभाव करके शरीर का वायु गुण बढ़ा दिया। तो ये भी बहुत लोगों में देखते हैं कि वायु बढ़ने का ये भी कारण है। तो यदि वायु एक कारण से बढ़े या बहुत से कारण है कि मन में भी कुछ हो रहा है, बाहर भी हवा चल रही है, खाने में भी गलती हो गई, लाइफस्टाइल में, तो इन सबको मिला के भी आपका वात बढ़ गया। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ही कारण ढूंढे कि आपका वायु क्यों बढ़ गया और आप ही उसे दूर करें। तो बस आधा काम तो आपने कर ही दिया, आपके ट्रीटमेंट का आधा काम कर ही दिया कि कारण को दूर किया। कारण को दूर किया तो अपने आप वात आपका कम होने वाला है। और हम करते क्या है, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, ये दवा लेते हैं, वो दवा लेते हैं, शायद कभी ठीक भी लगे उस दवा से, पर कारणों को नहीं दूर करते। एक तो कारणों को समझते ही नहीं है कि अरे भाई इससे ऐसे हो रहा है, ये समझते ही नहीं है। और समझ भी गए, कोई व्यक्ति समझ भी गया कि अरे देखो मैं नहीं खाता हूँ तो मेरा गैस बढ़ता है। ये जो महिलाएं उपवास करती है ना, उपवास जिस दिन फास्टिंग करती है ना, 100% उनका वात बढ़ता है। भूख लगती है, खाती नहीं है, या थोड़ा सा हल्का खाएगी तो शाम होते होते सिर तो फटने लगने ही वाला है, चक्कर तो आने वाली ही है। तो समझते हैं कि इससे ऐसे हो गया, बट उसे दूर नहीं करते, कारणों को दूर नहीं करते। कोई बहुत एक्सरसाइज करता है, समझता है इसके बाद मेरा वायु बढ़ गया, बट दूर नहीं करता। तो बड़ा आवश्यक है कि कारणों को समझे और उन्हें दूर करें। आपको ही अपना डॉक्टर बनना है और बन सकते हैं, बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि मेरा कारण, आपका क्यों, ये बात समझ लेंगे ना आप, तो औरों का भी कारण जानने लगेंगे। कोई आपका दोस्त है, फैमिली मेम्बर है, आपसे आके कहता है मुझे ये सारी तकलीफ़ें हो रही है, तो जैसे ही तकलीफ़ें आप सुनेंगे तो आपको तो ये तो डायग्नोसिस तो हो ही जाएगा, अरे इसका वात बढ़ रहा है। और वात बढ़ रहा है तो बातें करते करते ये भी बात आपको पता चलेगी, अरे क्यों बढ़ रहा है इसका वात। तो आप ही ढूंढ लेंगे कारण को उसके कि अरे देख तू ये गलती कर रहा है इसलिए तेरा वात बढ़ रहा है। तो समझ लिया हमने कारणों को। अब ये भी समझ लेते हैं कि अब उपाय क्या करें।